प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र, अध्याय 3 चल रहा है, मांग की अवधारणा। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया मांग मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन। अब हम अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत मांग तालिका एवं बाजार मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग वक्र एवं बाजार मांग वक्र। प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन दबाइए ताकि आपको आगामी हमारे वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्या होती है व्यक्तिगत मांग तालिका? हमने पूर्व की क्लास में मांग तालिका के बारे में अध्ययन किया था, अर्थात ऐसी तालिका जो वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों और उन कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में संबंध बताती है, उसको हम मांग तालिका या मांग अनुसूची कहते हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका से तात्पर्य ये है, जैसे बाजार में हम मान लेते हैं कि कुल 3 क्रेता या 3 उपभोक्ता है, वस्तुओं को खरीदने वाले हैं, राम, श्याम और मोहन। तो राम के द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों पर उस वस्तु की जितनी इकाइयों की मांग की जा रही है उसको हम राम की मांग कहेंगे। तो चूंकि राम एक व्यक्ति है इसलिए इस तालिका को व्यक्तिगत मांग तालिका कहेंगे, क्योंकि इस तालिका का संबंध किससे है? एक व्यक्ति किससे? राम से। ठीक इसी प्रकार श्याम के द्वारा इन्हीं कीमतों पर इस वस्तु की भिन्न भिन्न इकाइयों की मांग इस प्रकार से की जा रही है। तो ये तालिका किसकी मांग तालिका है? श्याम की मांग तालिका। इसे भी हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग तालिका कहेंगे। इसी प्रकार से यह इन भिन्न भिन्न कीमतों पर मोहन के द्वारा उस वस्तु की भिन्न भिन्न इकाइयों की जाने वाली मांग है। तो ये चूंकि मोहन के द्वारा की जाने वाली मांग है इसलिए हम इसको किसकी तालिका कहेंगे? व्यक्तिगत तालिका, मोहन की मांग तालिका। चूंकि मोहन भी एक व्यक्ति है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग तालिका। इस टेबल के अंदर मैंने कीमत तीनों की एक ही जगह लिखी है। इसी कीमत पर राम की मांग 2 रुपये कीमत है जब वस्तु की, राम की मांग 10 इकाइयाँ है, श्याम की मांग 14 इकाइयाँ है और मोहन की मांग 6 इकाइयाँ। इसी प्रकार से जब कीमत 4 रुपये है तो राम की मांग 8 इकाइयाँ है, श्याम की मांग 12 इकाइयाँ है और मोहन की मांग 4 इकाइयाँ है। ये हो गई व्यक्तिगत मांग तालिका। अब आता है व्यक्तिगत बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका क्या है? ऐसी तालिका जो भिन्न भिन्न कीमतों पर कुल भिन्न भिन्न क्रेताओं के द्वारा उस वस्तु की कुल इकाइयों की जो मांग की जाती है उसका संबंध बताने वाली तालिका बाजार मांग तालिका कहलाती है। अर्थात कुल हम मान लेते हैं कि बाजार में 3 क्रेता या 3 खरीदने वाले हैं, इनके द्वारा कुल कितनी इकाइयों की मांग की जा रही है? जैसे 2 रुपये कीमत है जब, तो 10 इकाइयों की मांग राम के द्वारा की जा रही है, 14 इकाइयों की मांग श्याम के द्वारा की जा रही है, 6 इकाइयों की मांग मोहन के द्वारा की जा रही है। अर्थात कुल मांग कितनी होगी? 30 इकाइयां। तो ये जो कुल मांग है इनका हम यदि इस प्रकार से क्षैतिज योग करें तो कुल मांग कितनी है? 30 इकाइयां। इसी प्रकार से जब 4 रुपये कीमत है तो इन तीनों का योग कुल बनता है 24 इकाइयां। इसी प्रकार से जब कीमत 6 रुपये है तो इनका इकाइयों का कुल योग बनता है 18 इकाइयां। और इसी प्रकार से जब कीमत 8 रुपये है तो इनका सबका क्षैतिज योग बनता है 13 इकाइयां। अर्थात भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न क्रेताओं के द्वारा जो उस वस्तु की इकाइयों की कुल मांग की जाती है उस कुल मांग को हम क्या कहते हैं? बाजार मांग। और ऐसी मांग एवं कीमत के मध्य संबंध बताने वाली तालिका बाजार मांग तालिका कहलाती है। अर्थात यदि हम इस कीमत को और इस बाजार मांग को अलग लेते हुए तालिका बनाएं, बाजार मांग को अलग से लिखते हुए यदि तालिका बनाएं तो वो क्या कहलाएगी? बाजार मांग
तालिका कहलाएगी। मैंने इसको इकट्ठा इसलिए बनाया है ताकि हमें समझ आ जाए कि किस प्रकार से क्रेताओं की मांग का योग बाजार मांग के बराबर होता है, किस प्रकार से भिन्न भिन्न क्रेताओं या उपभोक्ताओं या खरीदने वालों की अलग अलग इकाइयों का योग जोड़कर हम बाजार मांग प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये तालिका जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? बाजार मांग तालिका। किस प्रकार से प्राप्त की? भिन्न भिन्न कीमतों पर क्रेताओं के द्वारा वस्तु की इकाइयों की जाने वाली मांग का क्षैतिज योग यानी तिरछा इस प्रकार से योग बाजार मांग के बराबर होता है। तो ये थी व्यक्तिगत मांग तालिका और ये है बाजार मांग तालिका। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत मांग वक्र एवं बाजार मांग वक्र ये क्या है? बाजार मांग वक्र भिन्न भिन्न मांग वक्रों का योग होगा क्योंकि बाजार तालिका से बनेगा। व्यक्तिगत मांग वक्र जो हमने पहले एक तालिका बना करके मांग वक्र बनाया था वैसा ही बनेगा। जैसे यदि हम राम की मांग का मांग वक्र बनाएं तो इधर क्या लेंगे? वस्तुओं की कीमत और इधर लेंगे राम के द्वारा की जाने वाली मांग मात्रा। तो इस प्रकार से यदि हम राम की व्यक्तिगत मांग तालिका के कीमत एवं मांग मात्रा के डाटा से वक्र बनाते हैं तो इस प्रकार का बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग वक्र, क्योंकि सिर्फ किससे संबंध है इसका? राम से। ठीक इसी प्रकार श्याम का मांग वक्र भी हम बना सकते हैं इस प्रकार से कि इधर ले लेंगे कीमत और इधर ले लेंगे श्याम के द्वारा उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा की इकाइयां। तो इस प्रकार से जो वक्र बनेगा ये किसका मांग वक्र बन जाएगा? श्याम का, या इसको हम क्या कह सकते हैं? व्यक्तिगत मांग वक्र, क्योंकि ये राम का बनाया गया है, ये श्याम का बनाया गया है और तीसरा बचता है मोहन। इसी प्रकार से मोहन का भी मांग वक्र हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये हो गए व्यक्तिगत मांग वक्र, ये राम का, ये श्याम का और ये मोहन का। अब यदि हम बाजार मांग की बात करें, बाजार मांग वक्र की बात करें तो इसमें क्या होगा? बाजार मांग तालिका से अर्थात भिन्न भिन्न कीमतों पर जो बाजार में उस वस्तु के भिन्न भिन्न इकाइयों की कुल मांग है इनके मध्य संबंध बताने वाला वक्र क्या कहलाएगा? बाजार मांग वक्र कहलाएगा। किस प्रकार से बनेगा? ठीक उसी प्रकार से इस एक्सिस पर हम कीमत लेंगे, इस एक्सिस पर हम क्या लेंगे? मांग मात्रा। कौन सी है ये बाजार मांग है। कौन सी? बाजार मांग। अब देखें इस प्रकार से वक्र बनेगा। हम इसके डाटा ले सकते हैं, जैसे कीमत है 2 से 8 तक, हम प्रति इकाई इस प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10 ले सकते हैं। इसी प्रकार से इधर आप 10, 20, 30, 40 ले सकते हो या 5, 10 ले सकते हो। आपने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो आपका जब आप इसको पैमाने से बनाओगे तो लगभग इस प्रकार का वक्र हमें मिल जाएगा। तो जो 2 रुपये कीमत पर है उसकी इकाइयों की मांग 30 है। इसी प्रकार से 8 रुपये पर इकाइयों की मांग 13 इकाइयाँ है। तो थोड़ा यहाँ दूर से बनेगा, पैमाने से बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा ये। तो ये हो जाएगा बाजार मांग वक्र। और आप इसको इस प्रकार से भिन्न भिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा अर्थात कीमत अक्ष पर, और इस प्रकार से जैसे 8 रुपये पर 13 इकाइयों की मांग है तो 8 रुपये पर 13 इकाइयाँ, इसी प्रकार से 2 रुपये पर 30 इकाइयों की मांग है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो वक्र बनेगा ये बाजार मांग वक्र कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से समस्त बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये था व्यक्तिगत मांग तालिका एवं बाजार मांग तालिका और व्यक्तिगत मांग वक्र एवं बाजार मांग वक्र। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, मांग वक्र का व्युत्पन्न या मांग के नियम की व्युत्पत्ति। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, मांग के नियम की व्युत्पत्ति। मांग के नियम की व्युत्पत्ति।
प्यारे बच्चों, मांग के नियम की व्युत्पत्ति के क्या कारण हैं? देखिए, मांग के नियम की व्युत्पत्ति के निम्न दो कारण हैं। इसमें पहला आता है सीमांत उपयोगिता और दूसरा आता है समसीमांत उपयोगिता नियम। इन दोनों नियमों का अध्ययन हम पूर्व में गणनावाचक दृष्टिकोण के अंदर कर चुके हैं। जब हमने उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया था, उस दूसरे पाठ का जब हमने अध्ययन किया तो हम इसका अध्ययन वहां पर कर चुके हैं। पुनः वही चीज यहां पर आती है। वहां भी हमने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी कि ये जो नियम है या ये सीमांत उपयोगिता और समसीमांत उपयोगिता नियम है, यह मांग के नियम के व्युत्पत्ति के कारण है। कोई भी उपभोक्ता संतुलन की दशा में होता है तब उसे अधिकतम संतुष्टि मिल रही होती है। और संतुलन की दशा में कब होता है? जब उसकी संतुष्टि का स्तर अधिकतम होता है, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता का अंतिम उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की उससे अधिक कीमत नहीं चुकाता जितनी उसको क्या मिलती है उस वस्तु से सीमांत उपयोगिता, अर्थात हम किसी वस्तु की उतनी ही कीमत चुकाते हैं जितनी हमें उससे क्या मिलती है, सीमांत उपयोगिता मिलती है। ये संतुलन की दशा है। क्या? mu बराबर p, अर्थात जब mu बराबर p होता है तब उपभोक्ता संतुलन की दशा में होता है। अब मान लीजिए कि यदि इस संतुलन के अंदर कोई भी विचलन पैदा होता है, चूंकि mu का संबंध किससे है? वस्तु की मात्रा से है, और कीमत उपभोक्ता के हाथ में नहीं होती, अर्थात उपभोक्ता मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर किसी भी प्रकार से कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकता। कीमत का घटना या बढ़ना उपभोक्ता पर निर्भर नहीं करता। तो मान लीजिए कि इसमें दो कंडीशन हो सकती है। केस फर्स्ट ये हो सकता है कि कीमत बढ़ जाए, और दूसरी दशा ये हो सकती है कि कीमत घट जाए। देखिए, यदि कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ने से क्या होगा? मात्रा अभी अपरिवर्तित है, इसलिए mu का मान चूंकि पहले p के बराबर था, जब p का मान बढ़ गया तो mu का मान कीमत से क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा। अब हम इसको बराबर करने के लिए, अर्थात पुनः संतुलन की स्थापना के लिए क्या कर सकते हैं? इसका संबंध उपभोक्ता से नहीं है, अर्थात कीमत को परिवर्तित करके उपभोक्ता संतुलन की स्थापना नहीं कर सकता। उपभोक्ता mu के मान को परिवर्तित कर सकता है। वो कैसे परिवर्तित कर सकता है? चूंकि mu का मान किस पर निर्भर है? उस वस्तु की भोग की जाने वाली मात्रा पर निर्भर है। मात्रा से इसका क्या संबंध है? जैसे जैसे किसी वस्तु की उपभोग इकाइयों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे mu का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और जैसे जैसे उपभोग की जाने वाली इकाइयां घटती है, अर्थात वस्तु की मात्रा घटती है, वैसे वैसे mu का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो क्या करेगा उपभोक्ता? mu का मान को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? q के मान को कम कर सकते हैं, क्योंकि mu के मान को यदि बढ़ा दिया जाए तो ये यहां पर mu p से कम है, मान बढ़ने पर पुनः क्या हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी, अर्थात वापिस संतुलन की स्थापना हो जाएगी। तो उपभोक्ता तब तक अपनी उपभोग की जाने वाली वस्तु की मात्रा को कम करता रहेगा जब तक mu का मान वापिस p के बराबर नहीं हो जाता। अर्थात क्या परिवर्तन आया? कीमत बढ़ने से वस्तु की जो मांग मात्रा क्या हो गई? घट गई। और यही मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग मात्रा क्या होती है? घटती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? केस सेकंड ये हो सकता है कि वस्तु की कीमत कम हो जाए। वस्तु की कीमत कम होने से क्या होगा? जो प्रारंभ में संतुलन की दशा में mu बराबर p था, वो अब क्या हो जाएगा? mu इज ग्रेटर देन p, अर्थात mu का मान p से क्या हो गया? बड़ा हो गया, क्योंकि कीमत क्या हो गई? कम हो गई। अब हमें इसे पुनः बराबर करने के लिए क्या करना है? उपभोक्ता कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उपभोक्ता किस में परिवर्तन कर सकता है? mu के अंदर। कैसे? मात्रा के समायोजन के द्वारा। अब चूंकि mu p से बड़ा है, ये कम कैसे होगा?
Q के मान को बढ़ाकर, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है। तो उपभोक्ता तब तक उस वस्तु की उपभोग इकाइयों को बढ़ाएगा जब तक पुनः वापस mu बराबर P नहीं हो जाता। अर्थात यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पुनः उपभोक्ता क्या करता है, उपभोग इकाइयां बढ़ाकर संतुलन की स्थापना कर देता है, अर्थात mu बराबर P। और यही मांग का नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। तो ये दोनों रूल किसके आधार पर हैं, सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर। मांग का नियम यही कहता है और ये किससे सिद्ध होता है, सीमांत उपयोगिता नियम के। अर्थात ये जो नियम है सीमांत उपयोगिता का नियम, mu बराबर P का नियम, इसके कारण मांग का नियम व्युत्पन्न हुआ है, मांग का नियम उत्पन्न हुआ है। दूसरा नियम आता है समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या था, हमने दो दशाओं में इसका अध्ययन किया था। समसीमांत उपयोगिता नियम, एक कंडीशन ये थी कि जब भिन्न भिन्न वस्तुओं की कीमतें समान हो, दूसरी कंडीशन ये थी कि जब भिन्न भिन्न वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हो। पहली कंडीशन में हमने अध्ययन किया था MUX बराबर MUY, अर्थात उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से भिन्न भिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या रहे, बराबर रहे। दूसरा हमने भारित सीमांत उपयोगिता के अंदर यह कंडीशन पढ़ी थी कि यदि कीमतें अलग अलग है तो संतुलन की स्थापना कब होगी, जब MUX बराबर PX बराबर होगा, MUX बटा में PX बराबर होगा MUY बटा में PY। यहां भी ये नियम यही कहता है कि अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अब ये है संतुलन की दशा। संतुलन की दशा में अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या रहेगी, बराबर रहेगी। मान लीजिए अब इस संतुलन के अंदर विचलन से दो दशाएं पैदा हो सकती है। ये दो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, पहली हो सकती है कि MUX बटा में PX MUY बटा में PY। ये कंडीशन कब हो सकती है कि मान लीजिए इसकी कीमत है वो कम हो गई, PX क्या हो जाए, कम हो जाए। देखिए पहले बराबर हैं दोनों, अब PX का मान कम हो गया तो इसका जो भागफल है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कारण कि यदि भिन्न वाली संख्या का मान आप कम कर दो, जैसे मान लीजिए कि आपने 50 बटा में 5 लिख रखा है, आपके पास भागफल आ रहा है 10। अब यदि आप इसको 5 की जगह क्या कर दो, 2 कर दो, तो आपका भागफल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये जो पहले बराबर होगा वो अब क्या हो जाएगा, इधर वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। किस कारण से, क्योंकि PX का मान क्या हो गया है, कम हो गया है। अब पुनः इसके संतुलन की स्थापना के लिए क्या करना पड़ेगा, अब PX का मान जिस अनुपात में कम हुआ है यदि उसी अनुपात में इसका मान भी कम कर दिया जाए और इसका मान उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, पुनः संतुलन की स्थापना हो जाएगी। अब ना तो उपभोक्ता के हाथ में ये है और ना ही उपभोक्ता के हाथ में यह, अर्थात उपभोक्ता ना तो X वस्तु की कीमत को बदल सकता है और ना ही Y वस्तु की कीमत को बदल सकता है। वो पुनः संतुलन की स्थापना के लिए X और Y वस्तु की उपभोग मात्राओं में परिवर्तन कर सकता है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, इसके मान को कम करने के लिए जो X वस्तु की मात्रा है उसको बढ़ाएगा, अर्थात वो X वस्तु पहले के मुकाबले ज्यादा मात्रा में खरीदेगा। इसके मान को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, Y वस्तु पहले के मुकाबले कम मात्रा में खरीदेगा, अर्थात वो क्या करेगा, X वस्तु की ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा और Y वस्तु की कम क्वांटिटी खरीदेगा। क्यों खरीदेगा, यही मांग का नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ती है, पुनः संतुलन स्थापित हो जाएगा। MUX बटा में PX बराबर MUY बटा में PY। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी दशा ये हो सकती है
इस प्रकार से अर्थात mu x बटा में px इज स्मॉलर देन mu y बटा में py। ये कब हो सकता है? यदि py की कीमत घट जाए, x की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। अब हम दशा क्या होगी? mu x बटा में px इज स्मॉलर देन mu y बटा में pi, या हम कह सकते हैं कि mu y बटा में py इज ग्रेटर देन mu x बटा में px। अब पुनः संतुलन की स्थापना किस प्रकार से हो सकती है? उपभोक्ता ना तो x वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर सकता है, ना ही y वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर सकता है। उपभोक्ता सिर्फ mu x और mu y को परिवर्तित कर सकता है। किस प्रकार से? इनकी मात्राओं को समायोजित करके। चूंकि इसकी कीमत कम हुई है, अब उपभोक्ता को क्या करना है? पुनः संतुलन की स्थापना के लिए वो दो प्रकार से, एक तो इस mu को घटाकर और इस mu को बढ़ाकर पुनः संतुलन की स्थापना कर सकता है। अब y वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता वह कैसे घट जाएगी? यदि y वस्तु की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए। और जो x वस्तु है इसकी सीमांत उपयोगिता कैसे बढ़ जाएगी? यदि x वस्तु की क्वांटिटी को घटा दिया जाए। तो इस समय उपभोक्ता क्या करेगा? यदि y वस्तु की कीमत घटती है तो समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार पुनः संतुलन की स्थापना के लिए x वस्तु की जो मांग मात्रा है या उपभोग की इकाइयां हैं उनको घटा देगा और y वस्तु की जो उपभोग की इकाइयां हैं उनको बढ़ा देगा। इससे क्या होगा? x की सीमांत उपयोगिता का मान बढ़ जाएगा और y की सीमांत उपयोगिता का मान घट जाएगा। पुनः संतुलन की स्थापना हो जाएगी mu x बटा में px बटा बराबर mu y बटा में py। तो यही मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ती है, और किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा घटती है। इस प्रकार से ये दो फैक्टर हैं। कौन कौन से? एक सीमांत उपयोगिता नियम और एक सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसके कारण मांग का नियम उत्पन्न होता है, अर्थात मांग का नियम सिद्ध होता है। क्या नियम सिद्ध होता है? कि कीमत घटने से मांग मात्रा बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग मात्रा घटती है। तो प्रश्न आ जाए इसका 4 नंबर का कि मांग के नियम की व्युत्पत्ति के कारण लिखिए। तो हमें दोनों कारण लिखने हैं और दोनों का ये उदाहरण लिखते हुए इस प्रकार से वर्णन करना है। मेरे ख्याल से समस्त बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।